लेडी वेलकम बैक। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ततला फैमिली 2.0। अच्छा, आज का जो वीडियो है, ईरान विल ज्वाइन इंडिया, अखंड भारत एक्चुअली हैपनिंग, इंडिया स्ट्रेटेजी। हाँ जी, क्या कहेंगे? पहले वीडियो देखें। पहले वीडियो देखते, बातें तो बहुत है इसके ऊपर करने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। पहले फिर हसन की बातें सुनेंगे हम आखिर में, क्योंकि हसन कह रहा है बहुत बातें हैं करने के लिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं जी हम। ये डिस्क्लेमर आ गया। जब हलचल भारत के पड़ोस में हो तो एक के बाद एक सवाल उठने तय हो जाते हैं, और इस बार भारत के पड़ोस में मौजूद ईरान अमेरिका के दबाव का सामना कर रहा है। और ईरान पर अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा है कि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी मिल रही है कि अमेरिका जल्द ही उन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान के लोगों पर इस समय जिस तरीके से पाबंदी है, एक बड़े लेवल पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान भारत में शामिल हो सकता है, और क्या ईरान को भारत में शामिल हो जाना चाहिए? क्योंकि भारत और ईरान के बीच संबंध केवल आधुनिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी साझा विरासत और पूर्वजों में गहराई से समाहित हैं। और पहले के समय में अखंड भारत की मान्यता को लेकर देखा जाता है तो ईरान के कुछ हिस्से पर भारत का कंट्रोल पहले भी रहा है। तो चलिए आज के समय अखंड भारत की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आज जो उथल पुथल ईरान की जमीन पर दिखाई दे रही है, वह अब सिर्फ महंगाई या पाबंदियों तक सीमित नहीं रह गई है। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल केवल सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का बन चुका है। तेहरान की सड़कों से लेकर मशहद, इस्फहान और शिराज तक एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। ये बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि सालों से दबती चली आ रही थी और अब फूटकर बाहर आ रही है। ईरान की जनता आज थकी हुई है, थकी हुई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से, थकी हुई बेरोजगारी से, और थकी हुई उस सियासत से जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी मांगती रही। बदले में लोगों को सिर्फ डर, महंगाई और अनिश्चित भविष्य मिला। महिलाओं पर लगी पाबंदियों ने इस गुस्से को और तेज कर दिया है। आम परिवारों के लिए दो वक्त की जिंदगी भी अब चुनौती बनती जा रही है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि विरोध किसी छोटे मुद्दे तक सीमित नहीं है। गुस्से का केंद्र अब सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर टिक गया है। सड़कों पर एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है, अली खमनई, सुप्रीम लीडर, जिनके नाम पर पूरा सिस्टम चलता रहा, आज वही सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बनते नजर आ रहे हैं। ईरान की सड़कों पर गूंज रहे नारे अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद तक सीमित नहीं है। अब नारे पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं कि जिस इस्लामी क्रांति का सपना दिखाया गया था, वह आज कहां है? डिग्री लेकर बैठे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तेल और गैस से भरपूर देश की जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में खड़ी क्यों है? इन्हीं सवालों के बीच एक और चर्चा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। ये चर्चा पहले फुसफुसाहट थी, लेकिन अब नारे में बदलने लगी है। लोग तुलना करने लगे हैं। वे भारत को देखते हैं एक ऐसे देश के रूप में जिसने तमाम विविधताओं और दबावों के बावजूद खुद को संभाल कर रखा। ईरान के आम लोगों का गुस्सा मजहब से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर सवाल पूछने वालों को कुचल दिया। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि ईरान का भारत के साथ होना भी कोई बुराई नहीं है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे विरोध तेज होता गया, वैसे वैसे सरकार की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट सीमित किया गया, सोशल मीडिया बंद किया गया और सख्ती बढ़ा दी गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आवाज दबाने की कोशिश होती है तो लोग और मजबूती से सड़कों पर उतरते हैं। ईरान में भी यही हुआ। तेहरान यूनिवर्सिटी से लेकर छोटे कस्बों तक युवा खुलकर सामने आने लगे। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी ताकत ईरान का युवा वर्ग बना। वही युवा जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, वही युवा जो दुनिया देख चुका है और अब सवाल पूछ रहा है। भीड़ में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि तुलना भी थी। अचानक कुछ ऐसे नारे सुनाई देने लगे जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहीं इंडिया मॉडल चाहिए की आवाज थी, तो कहीं मजबूत नेतृत्व की मांग। ये नारे किसी विदेशी एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे देश से तुलना थी जिसने दबाव के बावजूद अपने फैसले खुद लिए। यहीं से ईरान के भारत में शामिल होने की चर्चा ने
जोर पकड़ना शुरू किया। कुछ लोग इसे पूरी तरह विलय के तौर पर देखने लगे, तो कुछ इसे एक गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संघ के रूप में देखने लगे। यह बात अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि चाय खानों, बाजारों और घरों की बैठकों में खुलकर होने लगी। लोग कहने लगे कि ईरान अकेले अब वैश्विक दबाव नहीं झेल सकता, क्योंकि पश्चिमी पाबंदियों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। सरकारी आंकड़ों से इतर जमीनी हकीकत यह है कि आम आदमी की आमदनी और खर्च के बीच की दूरी हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को भारत एक ऐसा देश दिखने लगा जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान और भारत के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। सदियों पुराना सभ्यतागत और व्यापारिक जुड़ाव रहा है, और दोनों देशों के पूर्वज पहले एक ही थे। और आपको जानकर भारी ही हैरानी हो, लेकिन लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के ऑक्सस घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही समूह का हिस्सा थे, जिन्हें इंडो ईरानी कहा जाता था। आज भी बहुत से ईरानी मानते हैं कि भारत ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, न सत्ता के नाम पर और न मजहब के नाम पर। इसी भरोसे के कारण भारत का नाम उम्मीद के साथ लिया जाने लगा। इसी बीच खबरों की गलियों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि खुद सत्ता के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कहा जाने लगा कि कई धार्मिक और राजनीतिक चेहरे अब खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। सब ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, और यह बात ईरान के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी। यहीं से हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, और अब कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारे भी हिलने लगे हैं। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे सत्ता के भीतर की बेचैनी भी साफ दिखने लगी। खबरें आने लगी कि अली खमनई अब सिर्फ सड़कों के विरोध से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से भी घिरे हुए हैं। कहा जाने लगा कि कई प्रभावशाली मौलवी और राजनीतिक चेहरे खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रहे। बंद कमरों में बातचीत तेज हो चुकी थी, और एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि हालात अब सामान्य फैसलों से नहीं संभलेंगे। इसी माहौल में अफवाहों ने और रफ्तार पकड़ ली। कहा जाने लगा कि खमनई पर जबरदस्त दबाव है, और वह इस संकट से निकलने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ चर्चाओं में यहां तक कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधने की कोशिशें हो रही हैं। सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह बातें यूं ही नहीं उठती। जब सत्ता कमजोर होती है तो हर विकल्प पर सोच शुरू हो जाती है। सड़कों पर इसी बीच एक और चीज दिखाई देने लगी, भीड़ में भारत का नाम और मजबूत नेतृत्व की तुलना। लोग कहने लगे कि जब देश मुश्किल में होता है तो लीडर सामने आता है, छुपता नहीं। यह भावना किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, एक ऐसा मॉडल जिसे लोग अपने हालात से जोड़कर देख रहे थे। फिलहाल कुछ भी हो, ईरान और भारत के व्यापारिक रिश्तों में एनर्जी सबसे बड़ा पिलर रहा है। 2018-19 तक भारत ईरान से सालाना लगभग 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था, जो भारत की कुल तेल जरूरत का करीब 10% बैठता था, और इसका सालाना मूल्य लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के बीच रहता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन भारत और ईरान के व्यापार की धारा पूरी तरह नहीं रुकी। आज भी दोनों देशों के बीच सालाना 2 से 3 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार बना हुआ है, जिसमें भारत से ईरान को बासमती चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग सामान जाता है, जबकि ईरान से ड्राई फ्रूट्स, रसायन और उर्वरक आते हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती निर्यात का करीब 25% तक खरीदार रहा है। वहीं चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत का निवेश केवल व्यापार नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच की रणनीति से जुड़ा हुआ है। खबरें यह भी थी कि भारत स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। अगर ईरान सच में किसी नए रास्ते की ओर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा एशिया बदल जाएगा। भारत में शामिल होना शायद वह बदलाव है जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है। यह फैसला आसान नहीं होगा, विरोध होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, साजिशें होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एक साथ सोचने लगती है तो नक्शे बदल जाते हैं। ईरान की सड़कों पर जो आवाज उठी है वह सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की है।
अब सवाल यह नहीं है कि यह बदलाव होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि ईरान के दिल से यह आवाज उठ रही है कि उसे भारत में शामिल किया जाए तो उनका क्या रुख होगा और वह इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी राय की बात करते हैं कि हमने जो ये वीडियो देखी है इसमें आपको रियलिटी कितनी बेस नजर आ रही है? बहुत ज्यादा। अब वो कैसे? क्योंकि ईरान में तो अब यही उनके पूरे रोड पड़े हुए हैं किस बात पे? कि यही जो उनके बेरोजगारी, खाने किस को कुछ नहीं मिल लिए? रहा, किस लिए? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से। हमेशा गवर्नमेंट के एंटी लोग होते ही होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो। पर अब सारे इकट्ठे हुए हैं इकट्ठे होने की रीजन क्या है? कि उनको आपको कुछ पता खाने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ईरान में गई, उन्होंने जाके उधर ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने अपने इस मामला पे बड़ा कंट्रोल पा लिया। रीज़न ये है कि इस टाइम जो अली खamenei है ना, उस पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर ये है कि अमेरिका धमकी पे धमकी दे रहा है और अली खamenei ये नहीं है कि वो खौफजदा होकर बैठ गया, वो उसे पूरा उसका जवाब दे रहा है ऑन द कैमरा। वो तो हिस्ट्री रही है ना ईरान की। ठीक है। ईरान आज तक अमेरिका के नीचे आया ही नहीं है। बात मानी नहीं उसने अमेरिका की। वो अमेरिका को मतलब जूते की नोक पर रखता है। ये बेसिक इसराइल के साथ इसराइल बड़ी चीज ये देखें कि ईरान की वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हैं। अच्छा, इंडिया इंडिया ने के उसका साथ नहीं ऊपर छोड़ा। टैरिफ इसलिए लगे हैं ना कि अमेरिका जो है वो कह रहा था सभी कंट्री को, उसने बोला है कि आप ईरान के साथ जो डील जितने बंद कर भी दे। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं आप वो नहीं कर खत्म सकते। नहीं कर आप- सकते, इंडिया कर ठीक रहा है। है। लेकिन इंडिया उसके बाद इंडिया रशिया के साथ भी कर रहा है, इंडिया ईरान के साथ भी कर रहा है। Basically, और इंडिया अमेरिका अपना को 25% टैरिफ लगाने के चार्ज टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका के पास कोई हल भी तो नहीं है ना। हाँ, इसी तरह ही है। और वो देखे ना, वो सारा एक और साइड उन्होंने- ग्रुप बन गया है। अमेरिका ने ये भी कहा है क्योंकि कि अगर अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्टली इंडिया को फेस नहीं करेगा। हाँ, अमेरिका ने ये भी कहा है कि ईरान के साथ जो ट्रेड करेगा मैं उसको डॉलर देना ही बंद कर दूंगा, कि मैं उस मुल्क को डॉलर ही नहीं दूंगा। अब इस बात पे अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे अमेरिका और मांगे। इंडिया की ट्रेड किस वजह पे हो रही है? रुपीज में, इंडियन रुपीज में उनकी ट्रेड हो वो रही है। बेसिकली यही तो बात है ना कि ईरान ने इंडिया का अकाउंट खुलवाया इंडिया के बैंक में। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर बंदा आजकल जो ट्रेड या जो भी है ना वो डॉलर की शेप में कर रहा था, वो इस चीज को खत्म करें। बेसिकली ट्रम्प जो है ना इस टाइम ऐसे कुछ काम कर रहा है जो ये पॉसिबल नहीं हो ट्रम्प का सकते। मतलब अंत करीब कि हाँ, मतलब कि वो बहुत काम कर रहा है गंदा जैसे अंत है जैसे किसी का दिमाग खराब हो गया उसका वो हो, पैसे उसका पागल खराब हुआ हुआ पड़ा है हो वो। पागल हुआ हुआ है। कि उसने वो अब अपना 5 मुल्कों ने मिलकर बनाई है जी ब्रिक्स। इसी तरह अब ये देखो कि अमेरिकन लोग भी ट्रम्प के फैसलों से हैप्पी नहीं है। नहीं है, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं। पर ट्रम्प पागल हुआ हुआ है ना। पता नहीं अब ये जो ब्रिक्स बनी है अच्छा, 5 इधर देशों की, आज का जो वीडियो था ना उसका मेन मकसद, चलें ये ट्रम्प शर्म को छोड़ो, दफा मारो। मेन मकसद जो था ना वो ये था कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे और अखंड भारत का एक बहुत ही तगड़ा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि क्या ईरान जो है वो इंडिया के साथ आ जाएगा, मतलब इंडिया का पार्ट बन जाएगा। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ये इंडिया ईरान को अपने साथ लेके चल रहा है। वो कह रहा है मैंने ब्रिक्स में भी इसको शामिल करना है। एक इसका ब्रिक्स छोटा के सा मेंबर भी बनाना है। देश हो ना, एक छोटा सा देश हो, मतलब एक सिटी जितना देश हो, कुवैत की बात कर लो, बड़ा छोटा है, तो वो भी किसी सूरत नहीं चाहेगा कि मैं किसी और कोई और देश के साथ जाऊं या मर जाऊं। अब अफगानिस्तान कैसे हालात नहीं है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी और देश में मर्ज हो जाऊं। तो ऐसे नेपाल एक छोटा सा देश है, ये कोई भी देश, श्रीलंका उनके कोई देश नहीं लोग चाहेगा। आवाजें लगा रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो। मैं ना एक तो चीज फिर ईरान की तो एक हिस्ट्री रही है ना। मैं ना एक चीज को बड़ा पिक कर रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने यूरोपियन स्टेट बनाई हुई थी, एक यूरोपियन ग्रुप बना हुआ था जिसमें ये बोलते थे कि अगर कोई भी इसे पे हमला करता है ना तो ये सारे देश मिलके इसे मुकाबला करेंगे। अब सेम लाइक वैसे ही हो गया है, मतलब कि पाकिस्तान, अपना सऊदी अरेबिया और तुर्की तीनों ने अपनी एक अपना ज्वाइन ग्रुप बना लिया है। इधर चले जाएं तो चाइना, ये अपना रशिया, इंडिया और चाइना इंडिया के साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा जी। लेकिन ये इनकी मैं आपको बताता हूँ कि काका भाई जिसकी बात कर रहा है ना, वो नेटो और ट्रम्प के आपस में मुआहदे हुए 1945 से। 12 मुल्कों ने मिलकर वो स्टेट वो तो यार वो ये यूरोपियन ब्रिक्स स्टेट बनी हुई थी ना, यूरोपियन स्टेट थी। ब्रिक्स तो अब बन रही है ना। ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, कोरिया, इंडिया है, कोरिया नहीं है, कोरिया भी नहीं है। नहीं है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है। ठीक है। ये ब्रिक्स जो है ये, हाँ, अगर अपना इत्तेहाद बना लें बड़ा तगड़ा तो ये कोई इनको हिला नहीं सकता। अच्छा, ये फिर ट्रेड भी अपने पैसों में ही करेंगे। यार मैं तो ये कहता हूँ ब्रिक्स करेंसी क्यों बना रहे हैं? डॉलर को छोड़ने के लिए तो बना रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी बना रहे मैं हैं। ये कहता हूँ कि इंडिया, चाइना, रशिया
ये तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना, इंडिया चाइना रशिया, हाँ ठीक है, तो इनको कोई हिला भी नहीं सकता और अमेरिका की जरूरत भी नहीं है कि वो इनकी तरफ देख देख पाए। भी जाए। और अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो डेफिनेटली आपका पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन करेगा पाकिस्तान, हाँ, चाइना ये की भी वजह से। देख, हाँ ठीक है, फिर चाइना की जो है वजह ना, से। चाइना जो है फिर आपके मतलब जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मसले मसाइल है ये भी बहुत हद तक खत्म हो खत्म जाएंगे। हो जाएंगे, हाँ। एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड पे सारा अमेरिका का ही खेल है। हाँ, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका लड़वाने वाला है इनको ब्रिक्स में आपस तो में। अमेरिका नहीं नहीं, आता। अब पहले कहते थे हर चीज में अमेरिका पीछे, लेकिन अब अमेरिका नहीं है, अब हर बंदा अपनी सोच अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जो यूरोप यूनियन है ना, वो भी ब्रिक्स में शामिल हो रही है। वो कह रही है हम सामने नहीं आएंगे, पीछे से हम आपके लेकिन साथ है। हमें यार एक अमेरिका वहां पे सुपर पावर बना बैठा है, हाँ। उसकी निस्बत अगर चाइना इधर बनता है या मतलब हमें उसका कितना बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट, बहुत बेनिफिट है। हाँ। और जिस तरीके से चाइना प्रोग्रेस कर रहा है और टेक्नोलॉजी वाइज और मतलब आगे जा रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। इसी तरह ही। और उसके लिए चाइना को जरूरी होगा कि वो रूस और इंडिया को अपने साथ लगाए। वो लगा रहा है, उसने ठीक लगाया हुआ है साथ। जब रूस इंडिया चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे रहेंगे अब तो ये फिर कोई भी नहीं देखिए, रोक सकता जो है। यूरोप कंट्री है वो ही महफूज नहीं रहे ट्रम्प से। और ट्रम्प ने उसे- तो उनको भी धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने एक मुल्क अब में कब्जा यूरोप भी भी कर लिया। डेनमार्क- अब यूरोप डेफिनेटली मूव डेनमार्क करेगा। कर- हाँ। यूरोप जो है वो अपने चेंज करेगा और वो कई अब यार ट्रस्ट ही नहीं रहा ना। ट्रम्प पे ट्रम्प trust ने नहीं पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। अपने अमेरिका पे दोस्तों पे trust हमला किया। करना शुरू कर दिया और उधर कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। अब वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड को धमकी दे रही है कि ग्रीनलैंड भी मेरे कब्जे में आ जाए। ग्रीनलैंड के पीछे भी बहुत वो उनका इतिहास है। जाहिर बात है, वो बोलते हैं ना उसके उधर बर्फ के नीचे ही बड़े खजाने हैं। पीएम भी बहुत हंस रही थी उस दिन वो इसकी बात अच्छा, वो सुनकर कह ना। रहे हैं कि उधर जितना भी ये आर्मी के रिलेटेड होते हैं ना, मुआवज वगैरह आपको चाहिए होते हैं, वो सारे उधर अवेलेबल हैं और ज्यादा मिकदार में उधर हैं। इसीलिए ट्रम्प जो है वो उस साइड को ज्यादा ग्रीनलैंड जो बर्फ है ना, उसके नीचे जो आने यार वाले future है ना, W3 वर्ल्ड वॉर 3 ओए होए उसकी तरफ जा रही है। तो उसके नतीजे जो होंगे ना वो बड़े डेंजरस होंगे। दुनिया पे अफेक्ट करेंगे। यार वर्ल्ड वॉर थ्रू इसलिए हुई थी कि थ्रू वो नहीं टू। जब वो जर्मनी का वो हार गया था, चार्लिस क्या था, यार अब चीजें ये जो है ना 3 जो होगी वो बहुत बहुत ही खतरनाक है। डेंजरस होने अच्छा वाली इसमें है। मुल्क कोई भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ कोई कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगी तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी। और आपकी मतलब ये देख लो कि वैसे भी हमारा जो इधर इंडिया चाइना और रशिया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारा एरिया सब कॉन्टिनेंट है, या मतलब आप रशिया को साथ ऐड कर लो तो इसमें मतलब ये बड़ा तगड़ा एक यहाँ पे पैनल बन जाएगा। मतलब बनता है। और यूरोप की अगर हम बात करें तो बिल्कुल साथ लग रहा है हमारे। कोई वो ट्रेड भी बड़ा इजीली उनके लिए ज़्यादा एक्सेस है बनिस्बत के वो अमेरिका की तरफ भागे हैं या इस तरफ, उनको इधर से भी बड़ा टर्की के रास्ते सारे मतलब ये कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो आप देखोगे कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है ना, हो सकता है कि हम हमारी अगली जनरेशन के बजाय हम ही कुछ ऐसा देख लें जो कि कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी पॉसिबल है। तो चलें जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते रखें ख्याल।